हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, पहली बार आपने वीडियो क्लिक किया है, तो आप पहले क्या करिए कि रुकिए और पूरी वीडियो देखिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, आपने जब वीडियो क्लिक किया होगा, थंबनेल देखा होगा, तो अब जिस हिसाब से आपने थंबनेल को देखकर क्लिक किया होगा, आपका वैसा कंटेंट अगर मिलेगा तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो नहीं। ठीक, मैं आप सभी से यही बोलता हूँ कि आप जहाँ भी पढ़ें, आपको समझ में आना चाहिए, आपको अच्छी कंटेंट मिलनी चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी में अ, जल्दी से और अच्छा तरीका से हो सके। ठीक, तो आप लोग पहले मेरी वीडियो को देखिए। ठीक, इसमें हम लोग क्या है कि जीके जीएस का मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस, ठीक, इन सभी सब्जेक्ट से एक एक प्रश्न रहता है। ठीक, जैसा कि आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा, और उससे संबंधित चीज़ें हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब इस वीडियो का एनालिसिस जो है ना, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेगा एक एक वीडियो से। तो ये वीडियो आ रहा है 2-3 दिन से। ठीक, तो इससे पहले अगर ये आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो उससे पहले वाला भी वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आगे से जो वीडियो आएगी, जो हर शाम 7 बजे आती है, ठीक, हर शाम को 7 बजे आती है, तो आप लोग रेडी रहिएगा अपना देखने के लिए। ठीक, तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा क्या इस वीडियो की खासियत है और क्यों अच्छा है। ठीक, आप लोग को कुछ सीखने को मिले तो लाइक ज़रूर करिएगा, मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे। अन्यथा हमको लाइक नहीं चाहिए, सब्सक्राइब नहीं चाहिए। आप लोग को समझ में आना चाहिए, आपको सीखने को मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर होनी चाहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज हम लोगों का, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, अपना सोच लीजिए। तो इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता दूं तो बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक, तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा, ये बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं। जैसे भी जितने भी अभी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे मद्य निषेध, बिहार एसआई का भी मेंस होने वाला है, या फिर बिहार एसएससी हो गया, बिहार मद्य निषेध एएसआई हो गया, तो उन सारी एग्जामों के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि प्रीवियस ईयर को ही टारगेट करता हूँ, सभी एग्जामों का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ, कंटेंट कलेक्ट करता हूँ कि आप पूछ रहा है, उसी बेस पे आप लोगों को आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक, तो काफ़ी बेहतरीन है, आप इसको देखिएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा मेरी वीडियो को देखकर। आप कम से कम 10 दिन मेरी वीडियो को फॉलो करिए, उसके बाद सेट मारिए। अगर आप लोग को बेनिफिट मिले तो कमेंट जरूर बताइएगा कि हाँ, मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, जिससे कि हमें भी क्या होगा कि मनोबल मिल बढ़ेगा और लगे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, जो जैसा भी आप लोग को लगे आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब जितने भी प्रसिद्ध युद्ध हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन के युद्ध हम लोग देखेंगे, जैसे कि दशराज युद्ध। ठीक, दशराज युद्ध लगभग 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ये राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था, जो कि मेनली इसका पूछता है कि किस नदी पर हुआ था। दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो ये जो रावी नदी है, जिसे कि प्राचीन में पुरुषणी नदी कहा जाता था, ये वहाँ पर। ठीक, तो ये इसमें कि राजा सुदास की विजय हुई थी। तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा दशराज युद्ध से। उसके बाद हाइडेस्पीस की युद्ध। हाइडेस्पीस की युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में। ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। ठीक, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। आप लोग सिकंदर को जानते होंगे, जिसे कि विश्व विजेता कहा जाता था। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ठीक, देखिए, तो ये पंजाब के राजा पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे हुआ था। ये इसमें किसकी जीत हुई थी? तो सिकंदर की जीत हुई थी। ठीक, सिकंदर की जीत हुई थी। उसके बाद कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध आपको पता होगा कि अशोक लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच ये हुआ था। कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के बीच हुआ था, जिसमें कि अशोक क्या होते हैं? विजयी हुए थे। लेकिन युद्ध के विनाश को देखकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आप लोगों को पता होगा, अशोक जो थे, कलिंग युद्ध के बाद क्या किया था कि बौद्ध धर्म अपना लिया था और युद्ध को त्याग दिया था। उसके बाद है, अब मध्यकालीन भारत का हम लोग युद्ध देखेंगे, जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में, जो कि 1191 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था।
तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में लड़ा गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। तो भारत में मुस्लिम शासन की नींव कब पड़ी? तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। ठीक, इसमें पृथ्वीराज चौहान को हराकर कौन मुस्लिम शासन का नींव रखा था? तो मोहम्मद गौरी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1526 में। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में इब्राहिम ने लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में लड़ा गया था। इसमें बाबर क्या करता है कि इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का शासक था, अंतिम शासक, उसको हराकर मुगल शासन का स्थापना कर देता है। उसके बाद खनवा का युद्ध लड़ा जाता है 1527 में। खनवा का युद्ध 1527 में लड़ा जाता है। बाबर ने राणा सांगा को इसमें पराजित किया था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, इसमें बाबर की जीत हुई थी। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। यानी कि ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध। इसमें हुमायूं की हार हुई थी। कनौज या बिलग्राम का युद्ध। कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब? तो 1540 में लड़ा गया था। शेर शाह सूरी ने इसमें भी हुमायूं को दोबारा हराया था, जिसके बाद शेर शाह सूरी दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हुमायूं इस युद्ध के बाद फरार हो जाता है, यानी कि भारत छोड़कर कहीं दूसरे जगह चला जाता है। उसके बाद है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा जाता है। ठीक, अकबर जो कि बैरम खां के संरक्षण में हेमू को पराजित किया था। अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में हेमू को, यानी कि अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर की सेना, जिसके सेनापति मानसिंह थे, और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में। मेनली डेट नहीं भूलना है। ठीक, इन सभी युद्धों का डेट पूछ लेता है और किनके किनके बीच हुआ था वो पूछ लेता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने किसे पराजित किया था? तो मराठों को। पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध 1757 अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किया था। तो भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब से हुई थी? तो प्लासी के युद्ध 1757 के बाद। जो कि अंग्रेज कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजों ने मीर कासिम, देखिए अंग्रेज के तरफ से यही था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये संयुक्त सेना को हराया था। भारत के संयुक्त सेना कौन कौन था? तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को बक्सर के युद्ध में हराया गया था अंग्रेजों द्वारा। और इसी युद्ध के बाद पूर्णतः ये अधिकार कर लेते हैं। ठीक, भारत पर पूर्णतः अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज। मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध 1767 और 1799, 1767 से लेकर 1799 के बीच लड़ा गया था। मतलब कि मैसूर के कई युद्ध हुए। मैसूर के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तो इसमें 4 युद्ध लड़े गए थे। ठीक, इसमें 4 युद्ध लड़े गए थे। 1799 श्रीरंगपट्टनम का युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मैसूर पर कब्जा, देखिए इसमें 4 युद्ध हुए, जिसमें कि इंपॉर्टेंट जो है चौथा, जो कि 1799 में लड़ा गया था। ठीक, मैसूर का जो चौथा युद्ध था काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1799 में लड़ा गया था। इसमें श्रीरंगपट्टनम का युद्ध से कहा जाता है। इसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर पर कब्जा कर लिया था। ठीक, टीपू सुल्तान को हराकर क्या कर लिया था? तो मैसूर पर कब्जा कर लिया था। मराठा युद्ध। मराठा युद्ध भी 1775 से लेकर 1818 तक चले। इसमें भी 3 युद्ध हुए और 3 युद्ध के बाद 1818 में अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया। ठीक, 3 युद्ध के बाद 1818 में क्या कर दिया कि मराठा शक्ति को कौन समाप्त कर दिया? तो अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट युद्ध था। सभी का डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा इन लोगों। ये जो बक्सर का युद्ध, आंग्ल जो मैसूर युद्ध है ना, उसका दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे। ठीक, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो जाता, तो एक और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उसमें सभी आंग्ल में युद्ध को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापसी की थी? तो महात्मा गांधी आप लोगों को पता होगा दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? तो 1893 में। और वापसी कब आए थे आप लोगों को बताना है, 1910, 1912, 1915 या फिर 1917। तो ये आए थे 1915 को। ठीक, कब आए थे? तो 1915 को, 9 जनवरी 1915 को, उसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक, 9 दिसंबर को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए अब महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों को हम बता देते हैं। तो इनका जन्म 1869, सेकेंड ये क्या है, प्रारंभिक जीवन 1869 से लेकर 1893। अच्छा ये छोड़िए, ये 1869 में इनका जन्म हुआ था, 1893 तक का ये जीवन
के बारे में मतलब देखिए इसमें पढ़ते हैं क्या क्या है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को। इनके पिता कौन थे? तो पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। पिता कौन थे? करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। इन्होंने 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में बैरिस्टर बनकर लौटे। ठीक, ये 1888 में वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड गए थे और 1891 में ये क्या बैरिस्टर बनकर ये वापस आए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष इनका देखते हैं। 1893 से 1914 तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं। ठीक, 1893 से लेकर 1914 जो कि 1915 में ये भारत आ गए थे। देखिए क्या है, तो गांधी जी 1893 में एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उन्होंने नस्ल भेद का सामना किया। ट्रेन से फेंके जाने के लिए प्रसिद्ध घटना देखिए क्या हुआ था। एक अब्दुल्ला सेठ नामक व्यक्ति के केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक, तो वो कब गए थे? 1893 में, डेट यहाँ पर ध्यान रखना है। और किसके केस लड़ने गए थे? तो अब्दुल्ला सेठ। ठीक, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर नस्ल भेद का उन्होंने सामना किया, यानी कि वहाँ पर जो है ना नस्ल का भेदभाव था, जैसे कि काला गोरा में था। ठीक, तो उनको ऐसे काला बताकर ट्रेन से फेंका गया था, मतलब कि धक्का दिया गया था। तो इसलिए उन्होंने वहां पर एक सत्याग्रह चलाया था। ठीक, उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने कहां पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में ही कर दिया था। ठीक, इन्होंने रंग भेद के खिलाफ क्या कर दिया था? पहली बार सत्याग्रह वहां पर दक्षिण अफ्रीका में कर दिया था। और नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। ठीक, तो पूछेगा कि महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या क्या योगदान है, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। ठीक, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उनके प्रमुख आंदोलन हम लोग देखेंगे। तो भारत में ये सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किए। ठीक, भारत में सबसे पहले ये क्या किए? चंपारण सत्याग्रह किए। और भारत में उनका पहला सफल आंदोलन था जो कि नील की खेती के खिलाफ था। 3 कठिया प्रणाली आप लोगों को पता होगा चंपारण में, जो कि 3/20 कट्ठा जमीन पर क्या होता था? नील की खेती करना होता था। ये अंग्रेजों का दबाव था, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किया और उसको सफल भी किया। ठीक, तो इनका पहला सफल आंदोलन क्या था? चंपारण सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन ये उन्होंने 1920-22 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1920 से लेकर 22 तक ये चला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया गया। चौरी चौरा कांड के बाद इसे वापस ले लिया गया। तो ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये शुरू हुआ था, उसी के विरोध में शुरू हुआ था। और ये समाप्त कब हुआ? तो इसी आंदोलनकारियों ने क्या किया था कि चौरी चौरा घटना, यानी कि चौरी चौरा पुलिस स्टेशन था जहाँ पर की आग लगा दिया था, जहाँ पर 22 पुलिसकर्मियों का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो उसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। अब देखिए ये दांडी मार्च करते हैं, जिसे कि नमक सत्याग्रह कहा जाता है, 1930 में। ठीक, इन्होंने साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा कर नमक कानून तोड़ा था। ठीक, साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा करके नमक कानून तोड़ा था, जिसे कि दांडी मार्च कहा गया। ठीक, नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नमक कानून तोड़ने के बाद 1930-31 में क्या किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अब देखिए इनका सबसे अंतिम आंदोलन कौन है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में सबसे अंतिम आंदोलन गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। उपाधियां आप सभी को पता है कि गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां मिला हुआ है। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया था, यानी कि महात्मा कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। तो ये सभी पूछ लेता है कि महात्मा उन्हें कौन कहा था। अब देखिए इनका आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक, पूछेगा कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अब देखिए इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी और इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। ठीक, और इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये गांधी जी से रिलेटेड सारी चीज़ें था। आई होप कि आप लोग सभी रिवीजन हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, व्योम चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये व्योम चंद्र बनर्जी थे। ठीक, व्योम चंद्र बनर्जी।
चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम इसके प्रथम क्या थे तो ए ओ ह्यूम क्या थे तो संस्थापक थे, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ए ओ ह्यूम कांग्रेस का संस्थापक कौन थे तो ए ओ ह्यूम। अब देखिए पूछेगा कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। ठीक, ये कॉलेज था कौन तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में आयोजित हुआ था। प्रथम अध्यक्ष बिक्रम बनर्जी। कुल प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे 72 प्रतिनिधि। ठीक, 72 प्रतिनिधियों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। अब देखिए प्रथम पूछेगा, जैसे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मुस्लिम पहले मुस्लिम अध्यक्ष। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। 1925 कानपुर अधिवेशन। गांधी जी की अध्यक्षता, देखिए मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है गांधी जी की अध्यक्षता। तो ये क्या किए थे कि मात्र एक ही अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के, जो था कि बेलगाम अधिवेशन। ठीक, बेलगाम अधिवेशन 1924 का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष पूछता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था तो जेबी कृपलानी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, जेबी कृपलानी। और 1946 में के मेरठ अधिवेशन। 1946 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था तो मेरठ अधिवेशन। सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष पूछेगा कि सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और पूछेगा सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे तो यही थे। ठीक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। ये 1940 से लेकर 46 तक 1940 से लेकर 46 तक ये इनका सबसे लंबा ये अध्यक्ष के रूप में ये थे। कांग्रेस का विभाजन आप सबको पता होगा, नरम दल और गरम दल में हुआ था, जो कि 1907 में हुआ था। ठीक, और फिर क्या हुआ था कि ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये एक हो गए थे। लेकिन दूसरी बार विभाजन हुआ था 1918 में। ठीक, दूसरी बार विभाजन कब हुआ था तो 1918 में हुआ था। 1918 में। तो ये सारी चीजें कांग्रेस से संबंधित था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत से संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक, अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता से यानी कि छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, जैसे कि अब हम लोग अनुच्छेद देखेंगे। ठीक, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पूछे जाते हैं उनको सबको देखेंगे। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत सबसे ज़्यादा बात पूछे जाने वाला है ये। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में है, यानी कि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, बोलने की, घूमने की, बसने की, व्यापार करने की, इन सारी स्वतंत्रता की बात किसमें है तो अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 21 के ए में क्या है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, जिसे कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 23-24 में क्या है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी इसमें क्या है कि अनुच्छेद 23 में जो है ये अनुच्छेद 23 में व्यापार यानी कि तस्करी जो होता है क्या बोलते हैं मानव तस्करी। हाँ, अनुच्छेद जो 23 में है मानव तस्करी से संबंधित है। और अनुच्छेद 24 में क्या है तो कम उम्र के बच्चों को हानिकारक फैक्ट्रिया में काम ना करने पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 32 क्या है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि आपका अगर मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था तो संविधान का आत्मा कहा था। अनुच्छेद 40
ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 में क्या है तो बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 के ए मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के ए में क्या है तो मौलिक कर्तव्य है, और भाग पूछेगा तो 4 के ए में हो जाएगा। ठीक, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 के ए को। अब देखिए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति, 52 में भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है। 61 में क्या है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, और 72 में क्या है तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108 संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की से संबंधित है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कि बजट कहा जाता है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किसे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति जो है अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 148 भारत एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा जो कि IAS IPS IFS ये सभी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 में क्या है तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग जो कि UPSC SPSC। 324 में चुनाव आयोग, 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। 343 में संघ की आधिकारिक भाषा जो कि हिंदी है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, यानी कि जब राज्य में विधानमंडल का विफल हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद है कि 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की शक्ति से संबंधित है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, यानी कि संविधान में कोई संशोधन कौन कर सकता है तो संसद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था 61वां संविधान संशोधन था। ठीक, 61वां संविधान संशोधन। तो आइए सभी संशोधन को जो इंपॉर्टेंट है देखते हैं। जैसे पहला संशोधन कब हुआ था संविधान में तो ये 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक, जिसे कि भूमि सुधार, ये है भूमि सुधार से संबंधित पहला संशोधन भूमि सुधार से संबंधित है। ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। उसके बाद 7वां संशोधन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे 1956 में जोड़ा गया था। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक, संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक, प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, और यह मौलिक कर्तव्य इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये डेट कब ध्यान रखिएगा 1976। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर कानूनी का अधिकार बनाया गया था और उसे 300 के ए में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1985 में। इसमें दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था और इसे 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वां अनुसूची जोड़ा गया था जो कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 है। 1989 वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1989 में। ठीक, इसमें वोट डालने की उम्र को क्या किया गया था तो 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है और नगर पालिका। ठीक, 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज जोड़ा गया था और 74वां में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक, और ये कब हुआ था तो ये 1992 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था जो कि 21 के ए में जोड़ा गया। 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन इसके द्वारा GST लागू किया गया था और ये हुआ कब था तो 2016 में हुआ था। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था और इसके तहत GST लागू किया गया था।
103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, और इसी के तहत WBC को EWS को क्या हुआ था कि 10% आरक्षण दी गई थी। 10% आरक्षण दी गई थी, EWS को 10% आरक्षण दी गई थी। 103वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता भी है, तो पूछेगा कि EWS किस आरक्षण से कौन सा संशोधन संबंधित है, तो 103वां संशोधन कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये BR अम्बेडकर थे। ठीक, BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। तो अभी सभी समितियाँ के जो क्या बोलते हैं कि जब संविधान सभा बनी थी तो संविधान तैयार करने के लिए समिति का गठन हुआ था, तो उन सभी समितियों का देख लेते हैं अध्यक्ष। जैसे कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर थे, संघ समिति के जो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसके बाद नियम समिति, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परामर्शदाता समिति जिसे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति भी कहा गया है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ठीक, HC मुखर्जी। प्रारूप समिति से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको देख लेते हैं। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इससे सभी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर, इनके सहित कितने 7 सदस्य थे, और 29 अगस्त 1947 को, ठीक 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, और डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्तर, और बाद में N माधव राव और DP खेतान, बाद में TT कृष्णमाचारी। तो क्या हुआ था कि BL मित्तर और DP खेतान की मृत्यु के बाद क्या हुआ, बाद में N माधव राव किनके जगह पर, तो BL मित्तर के जगह पर N माधव राव को, और DP खेतान के जगह पर TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक, तो इन सभी सदस्यों का आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभार सदस्य भी पूछ लेता है। ठीक, BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्तर, बाद में इनके जगह पर माधव राव, DP खेतान के जगह पर TT कृष्णमाचारी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर तापमंडल? तो वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, समताप मंडल में। तो आइए वायुमंडल को हम लोग समझते हैं। तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण, तो वायुमंडल में पूछेगा कि सबसे अधिक गैस कौन पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, जो कि 78.8% है। ठीक, सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है 78.8%। ऑक्सीजन 20.95%, ऑक्सीजन 20.95%, इसे जीवनदायी गैस कहा जाता है। ऑर्गन 0.93%, ठीक, ऑर्गन 0.93%, और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.036%, इसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो आप सभी को पता होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इसमें पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, और पृथ्वी पर काफ़ी भीषण गर्मी पड़ती है। ठीक, तो इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वायुमंडल की परतें, तो ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल के 5 परतों में बांटा गया है। ठीक, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहला है क्षोभमंडल। ठीक, सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर। और मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि बादल, वर्षा, तूफान आदि, ये सभी क्षोभमंडल के में होते हैं। और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। ठीक, क्षोभमंडल में 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री तापमान क्या होगा कि घटेगा। ठीक, 1 डिग्री तापमान घटता है। उसके बाद दूसरा
परत जो है तो समताप मंडल है। समताप मंडल में ऊंचाई 50 किलोमीटर तक, ऊंचाई क्या है 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक। यह हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श और बादल रहित होता है। क्या होता है तो समताप मंडल बादल रहित, यानी कि यहाँ पर बादल नहीं होते और हवाई जहाज जो होते हैं यहीं पर उड़ते हैं, और ओजोन परत भी यहीं पर पाया जाता है। ओजोन परत की खासियत क्या है तो ये जो सूर्य से पहला बैगनी किरण आता है उसे रोकता है, उसे डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आने देता। अगर उसे वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आए तो उसे त्वचा कैंसर हो सकता है। ठीक, तो ओजोन परत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य मंडल की ऊंचाई है जो 50 से लेकर 50 से 80 किलोमीटर तक है, 50 से 80 किलोमीटर तक है। और सबसे ठंडी परत मध्य मंडल जो है ये सबसे ठंडी परत है, और अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड यहीं जलकर राख हो जाते हैं। अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं तो पृथ्वी से आने से पहले मध्य मंडल में ही वो क्या होते हैं कि जलकर राख हो जाते हैं। आयान मंडल की ऊंचाई 800 से लेकर 400 किलोमीटर तक है, 800 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। और इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं। इसमें क्या होता है तो विद्युत आवेशित कण, पूछेगा कि विद्युत आवेशित कण किस मंडल में पाए जाते हैं तो आयान मंडल में। रेडियो तरंगे इसी परत में परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है। रेडियो तरंगे जो है ये इसी परत में परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। बहिर्मंडल ये सबसे बाहरी परत है, यहाँ वायु बहुत पतली होती है और हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। तो बहिर्मंडल जो है ये सबसे बाहरी परत है और यहाँ पर वायु सबसे पतली होती है, तो यहाँ पर सबसे हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन और हीलियम यहीं पर पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है ये शुक्र है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। आइए सौर मंडल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सौर मंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन है तो नाइट्रोजन। सौर मंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन, ये सबसे ज़्यादा है। और ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और CO2 0.03%। ठीक है, सौर मंडल की जगह पर ये वायुमंडल की, सौर मंडल की जगह पर वायुमंडल की घटनाएं आ गई है। अच्छा छोड़ो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वहाँ पर मिस्टेक हो गया है, सौर मंडल का ही वहाँ पर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, गॉडगिल मॉडल या फिर बॉम्बे प्लान। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना का अवधारणा कहाँ से लिया गया है तो सोवियत संघ यानी कि रूस से ली गई है। ठीक, सोवियत संघ रूस से ली गई है। ये योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना तैयार कौन करता था तो योजना आयोग तैयार करता था। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतिम संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं को अंतिम मंजूरी देता है। ये योजना आयोग से ही संबंधित जो संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद, ये योजना जो भी पंचवर्षीय योजना होता है इसे अंतिम रूप से मंजूरी देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक, और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग इसकी जगह ले ली, यानी कि योजना आयोग के जगह पर अब क्या आ गया है तो नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को खत्म कर दिया गया और उसके जगह पर नीति आयोग लाया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था तो 1951 से 56। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित और इसका मुख्य लक्ष्य कृषि विकास। ठीक, कृषि विकास, और इसके दौरान भाखड़ा नागल बांध बना था। ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही भाखड़ा नागल बांध बना था और इसमें कृषि विकास पर फोकस किया गया था। द्वितीय 1956 से लेकर 61, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961, और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इसका लक्ष्य था भारी उद्योग, और इसमें भिलाई, दुर्गापुर, राउल किला स्टील प्लांट के स्थापना किए गए थे। ठीक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही भिलाई में स्टील प्लांट, दुर्गापुर में स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66। लक्ष्य आत्मनिर्भर व्यवस्था, और यह योजना सबसे असफल रही। कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भीषण
सूखा। तो क्या हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसमें लक्ष्य रखा गया था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की, और यह योजना सबसे असफल योजना माना जाता है। जिसका कारण है कि 1962 में चीन युद्ध हो गया था, भारत चीन युद्ध, और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और अकाल भी पड़ गया था। तो इस कारण से तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल योजना माना जाता है। चौथा पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक था, 1969 से 74, गॉडगिल फार्मूला पर आधारित था। ये गॉडगिल फार्मूला पर आधारित था, और इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, और स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण इस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना ध्यान रखिएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और स्माइलिंग बुद्धा जो प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। काफी बार पूछा जाने वाला सवाल, ये गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो गरीबी हटाओ जो है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। योजना के समय 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी। अब पूछता है कि वह कौन सा पंचवर्षीय योजना है जो कि 4 साल का ही था? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, इसमें नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। ठीक, मुख्यालय मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, इसमें भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। क्या? तो भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना इसी के अंतर्गत शुरू हुआ था। जवाहर रोजगार योजना सातवें पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। आठवीं पंचवर्षीय योजना एलपीजी सुधार, जिसे कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी सुधार जो लाया गया था, जिसे कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी कि इसमें क्या है कि 1900 ये जो एलपीजी सुधार है ये 1952 में लाया गया था, जब भारत की वित्तीय स्थिति काफी मतलब खराब हो गई थी। तो इस ये सुधार को लाया गया एलपीजी, जिसे कि एल से हो जाएगा लिबराइजेशन, पी से हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, और जी से हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। तो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था। और मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया था आठवीं पंचवर्षीय योजना में। मानव संसाधन विकास पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1912 से लेकर 17 तक था, और यह अंतिम योजना था। ठीक, अंतिम पंचवर्षीय योजना था, और इसका लक्ष्य जो था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अब देखिए, इसी बीच आप लोग देखे होंगे कि योजना अवकाश लगा था। ठीक, योजना अवकाश, जो कि ये तृतीय योजना के विफलता के बाद, जब तृतीय योजना असफल रहा था, तो ये प्रथम बार अवकाश, जिसे कि योजना अवकाश कहा जाता है, 3 साल के लिए आया था 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक, और हरित क्रांति की शुरुआत इसी दौरान हुई थी। अवकाश योजना में ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत इसी योजना में हुई थी। रोलिंग प्लान, फिर रोलिंग प्लान लाया गया था। ये लाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लाया गया था 1978 से लेकर 80 के बीच। और यह जनता पार्टी की सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी उनके द्वारा लाया गया था, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ठीक, मोरारजी देसाई द्वारा लाया गया था। और द्वितीय अवकाश, प्रथम अवकाश कब था? तो 1966 से 69, और द्वितीय अवकाश कब लगा था? तो 1990 से 92। और इसमें ये क्यों हुआ था द्वितीय अवकाश? तो आर्थिक स्थिरता के कारण। जैसा कि मैंने बताया, भारत की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। कब? तो 1990-92 में। तो इसी के कारण द्वितीय अवकाश लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। अब देखिए, विटामिन से क्या क्या पूछ सकता है? तो पूछता है कि विटामिन, कौन सा विटामिन जो है कि जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। पूछेगा कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ए डी ई के ये ट्रिक है। कीड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सभी वसा में घुलनशील है। तो 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो ऐसे BC आप लोग ध्यान रखिएगा, BC जो है ना जल में घुलनशील है, तो बाकी जो है वसा में। ठीक, BC 2 ही है जो कि जल में घुलनशील है, ऐसा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल हो जाएगा, इसके कारण रतौंधी होता है, और ये गाजर से भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है थायमिन है, और इसे बेरी रोग होता है, और यह पॉलिश किए हुए चावल में कमी,
पॉलिश किए चावल में कमी, ये क्या भाई, पॉलिश किए चावल में कमी, यानी कि पॉलिश किए हुए चावल से ये प्राप्त होता है। ठीक, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन है, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, और इसमें कोबाल्ट होता है। ठीक, विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट। विटामिन C, स्कर्बिक एसिड, विटामिन C का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है, और इससे स्कर्बी रोग होता है, जिसमें कि मसूड़े से खून निकलता है, और यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक, गर्म करने पर विटामिन C क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। विटामिन D, कैल्सीफेरॉल, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और इससे रिकेटस यानी कि सूखा रोग, ठीक, रिकेटस जो हड्डी से संबंधित रोग है ये होता है, और इसे हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन E, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और इसे नपुंसकता या बांझपन, और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन रासायनिक नाम है, और इसे रक्त का थक्का न जमना, यानी कि विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, और यह ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक, ऑपरेशन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है विटामिन के। सब्जी छील कर धोने से विटामिन C निकल जाता है। मछली के यकृत, यानी कि मछली के यकृत जो लीवर होता है उसमें विटामिन A और D की प्रचुर मात्रा होते हैं। दूध और अंडे में विटामिन C नहीं पाया जाता है। ऐसा पूछ लेता है कि कौन सा विटामिन दूध और अंडे में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन C। विटामिन की खोज पूछ लेगा कौन किया था, तो फंक ने किया था। विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइफाइड, टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ा, आंत, यकृत या फिर मस्तिष्क। तो टाइफाइड जो है ये आंत को प्रभावित करता है। ठीक, टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। अब देखिए जीवाणु से होने वाले रोग, अब जैसे कि मैंने अभी क्या देखे, टाइफाइड एक रोग है, तो आइए अब हम लोग रोग को देखते हैं कौन किसके कारण होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जीवाणु जैसे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, इन सभी के कमी से क्या होता है कि रोग होता है। इन सब के कारण रोग होता है, कमी से नहीं, कारण होते हैं रोग के ये। जैसे जीवाणु जो है इनसे जो इसके कारण जो रोग होता है, टाइफाइड, हैजा, टीबी, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटेनस, काली खांसी। इसका ट्रिक भी है, पंडित का टीका नींव। ठीक, तो इसी में सब है। तो टाइफाइड, हैजा, टीबी, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटेनस, काली खांसी। और बार बार बोलोगे खुद से याद हो जाएगा। ठीक, टाइफाइड, हैजा, टीबी, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटेनस, काली खांसी। अब देखिए टाइफाइड जो होता है ये आंत को प्रभावित करता है, और इसके लिए बिडाल टेस्ट करवाया जाता है। ठीक, टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट। हैजा ये दूषित जल और भोजन से होता है। टीबी, इसे क्षय रोग भी कहा जाता है, यह फेफड़ों को प्रभावित करता है, और इसके लिए BCG टीका लगाया जाता है। इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। प्लेग, ये चूहों के पिस्सू से फैलता है, चूहे के पिस्सू से फैलता है। डिप्थीरिया, इसे गले की बीमारी कहा जाता है, डिप्थीरिया को गले की बीमारी कहा जाता है। टिटेनस, इसे लॉक जौ कहा जाता है, टिटेनस को लॉक जौ कहा जाता है। काली खांसी और निमोनिया, काली खांसी और निमोनिया जो है ये भी जीवाणु से होने वाले रोग है। अब देखिए विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, एड्स, चेचक, पोलियो, रेबीज, डेंगू और चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, खसरा और पीलिया। तो एड्स जो है ये HIV वायरस के कारण होता है, और इसमें एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। चेचक जो है इसकी खोज जो किया, सॉरी, चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक, चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर, यानी कि सबसे पहले जो टीका की खोज किया गया था, चेचक का टीका की खोज किया गया था। पोलियो, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज, ये कुत्ते के काटने से फैलता है और पानी से डर लगता है। डेंगू और चिकनगुनिया, ये एंडीज मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, खसरा, पीलिया, ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार, सोने की बीमारी। तो मलेरिया में क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, जो कि इसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर। पायरिया मसूड़े की बीमारी है। पेचिस, आंतों में संक्रमण। कालाजार, इसमें बालू मक्खी से फैलता है। कालाजार पूछेगा कि किससे फैलता है, तो बालू मक्खी से फैलता है। सोने की बीमारी, ये सीसी मक्खी के काटने से होता है। सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी हो जाती है। फंगस या कवक से होने वाले रोग, फंगस या कवक से होने वाले रोग, दाद, खाज, एथिलीट कूट, गंजापन। दाद, खाज, एथिलीट कूट और गंजापन, ये फंगस से होने वाले रोग है। दाद में क्या होता है, त्वचा पर लाल घेरे। खाज में क्या होता है, त्वचा पर खुजली। एथिलीट कूट में होता है पैरों की त्वचा का फटना। गंजापन और दमा, ये सभी क्या है,
फंगस के से होने वाले रोग, गंजापन और दामा। दामा में आप सबको पता होगा फेफड़ा प्रभावित होता है। बल, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, न्यूटन या फिर पास्कल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो आइए सभी एसआई मात्रक देखते हैं आप लोग को। देखिए 7 प्रकार के मूल मात्रक है, ठीक, 7 प्रकार के मूल मात्रक है। बाकी सभी जितने मात्रक है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। कहने का मतलब है व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, ठीक। तो ये 7 मूल इकाई का आप लोग ध्यान रखिएगा। बल, बल का एसआई मात्रक, ये सभी व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक। बल का न्यूटन, कार्य और ऊर्जा का जूल, कार्य और ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल, आवृत्ति का हर्ट्ज, विद्युत विभवांतर का वोल्ट, प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारिता का फैराडे, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, प्रकाश वर्ष का प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, यानी कि ये जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। बल का न्यूटन, कार्य और ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल, आवृत्ति का हर्ट्ज, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत धारा का ओम, विद्युत धारिता का फैराडे, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का सबसे बड़ी मात्रक है। पारसेक दूरी, एक सेकेंड, प्रकाश वर्ष ये दूरी मापने का, ये अच्छा, पारसेक जो है ये दूरी का सबसे बड़ी मात्रक है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ी मात्रक है। नॉटिकल मील ये समुद्री दूरी मापा जाता है, ठीक। समुद्री दूरी, जैसे कि मान लो ये समुद्री तट हुए, जैसे ये दक्षिण भारत का है, ये समुद्री तट, तो समुद्री तट से अगर समुद्र में दूरी जो मापा जाता है ये नॉटिकल माइल में मापा जाता है, ठीक, नॉटिकल माइल में मापा जाता है। उसके बाद ध्वनि की तीव्रता का जो सही मात्रक होता है डेसिबल होता है। लेंस की क्षमता का जो होता है ये डायोप्टर होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, लेंस की क्षमता डायोप्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर गोल्जिका है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक, लाइसोसोम को कहा जाता है। अब देखिए कोशिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1565 में किया था, जो कि मृत कोशिका था। रॉबर्ट हुक ने 1565 में मृत कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वन लीवेनहॉक ने की थी। कब? तो 1774 में, ठीक, 1774 में। उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन और स्वान ने क्या दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का महत्वपूर्ण अंग, उनके उपनाम। चलिए कोशिका के अंग हम लोग देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और एटीपी यानी कि जो ऊर्जा का निर्माण होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, यहीं पर क्रेब्स चक्र होते हैं और ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री, और ये सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को गोल्जी का है। ये कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी कि पैकेजिंग, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी कि पैकेजिंग का काम करता है, यानी कि भोज्य पदार्थ का इधर से उधर करना गोल्जी का काम है। केंद्रक, ये कोशिका का मस्तिष्क, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक। जैसे हम लोग का मस्तिष्क ब्रेन है, उसी प्रकार कोशिका का जो ब्रेन है वो क्या है? केंद्रक है। क्लोरोप्लास्ट, ये कोशिका का रसोई घर होता है, ये केवल पादप में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट है जो केवल पादपों के कोशिका में पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन्स, यानी कि ह्यूमन्स नहीं, जो पेड़ पौधा होते हैं उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, बाकी ये जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है कि प्रकाश का संश्लेषण होता है, ठीक। तो प्रकाश का संश्लेषण कौन करता है? पेड़ पौधा करता है, तो जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट उन लोगों के पास होगा। हम लोग तो प्रकाश का संश्लेषण करते नहीं है, तो हमारे पास क्यों होगा? अब देखो कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाया जाता है और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होती है हम लोगों के अंदर, मतलब कि जीव जंतु को की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं। कोशिका भित्ति की किस में पाई जाती है? तो ये पेड़ पौधों में पाई जाती है, और इसी के कारण पेड़ पौधे का जो संरचना होता है वो क्या होता है? कठोर होता है, ठीक। पेड़ पौधा इतना कठोर होता है क्यों? तो कोशिका भित्ति के कारण।
अब देखिए, सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा। मानव की सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो तंत्रिका कोशिका, मानव की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और मानव की सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा शुक्राणु, और मानव की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा अंडाणु। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए, कोशिका विभाजन से क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो कोशिका विभाजन, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक, दो प्रकार से होता है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो सूत्री विभाजन किसमें होता है? तो इसमें शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए और दो समान कोशिका, जैसे कि शरीर में हम लोग का जब कट फट जाता है तो इसमें क्या होता है कि सूत्री विभाजन होता है, और शरीर के वृद्धि, जैसे शरीर का वृद्धि होता है उसमें भी सूत्री विभाजन होता है, यानी कि इसमें समान कोशिका का निर्माण होता है, ठीक। जैसे कि हाथ आपका कटा हुआ है तो वहाँ पर हाथ वाला कोशिका का ही निर्माण होगा। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में, ठीक, यानी कि ये प्रजनन के क्रिया में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रजनन के क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागम में होता है। कोशिका झिल्ली होता है जो, ये अर्धपरागम में होता है। उसके बाद लाइसोसोम, ये कोशिका झिल्ली भी कोशिका का ही अंग है, ठीक। ये पदार्थों का क्या करता है, नियंत्रण करता है कि कौन सा पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने देना है और किसको नहीं जाने देना है, तो उसका नियंत्रण कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में क्या होता है, तो पाचक एंजाइम होता है, ठीक। पाचक एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, तो लाइसोसोम में। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ध्यान रखिए, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जो विभाजन में मदद करता है। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, तो विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के किस गति के नियम को कहा जाता है? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के किस गति के नियम को कहा जाता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम जो है ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम को कहा जाता है, ठीक। न्यूटन के तृतीय गति के नियम को कहा जाता है। चलिए, न्यूटन की गति को हम लोग समझते हैं नियम को। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम, न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, ठीक, ये भी पुस्तक का ध्यान रखना है, प्रिंसिपिया जो है न्यूटन का पुस्तक है, और इसी पुस्तक में न्यूटन ने अपना लॉ दिया है, ठीक। तो इसका कब प्रकाशन हुआ था, तो 1687 में, ठीक। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, ठीक। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में तब तक नहीं बदलती जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, ठीक। यानी कि कोई वस्तु या व्यक्ति है वो तब तक अपना अवस्था नहीं बदलता जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता। मान लो आप खड़े हो, ठीक, हिलडुल नहीं रहे हो, तो आप खड़ा रहना चाहोगे, लेकिन अगर कोई आपको ढकेल देगा, यानी कि आपको कोई बाहरी बल लगा दिया, तो आपने अपना अवस्था चेंज कर दिया, या तो गिरोगे नहीं तो वैसे भागोगे, ठीक। उसी प्रकार कोई भी वस्तु जो रहता है अपना स्थिति में रहना चाहता है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। कोई चल रहा होता है तो उसको उसको जो चल रहा है तो वो अपना चलते रहना चाहेगा, लेकिन जब मान लो ट्रेन चल रहा है, उस पर ब्रेक नहीं लगाया जाए तो चलते रहेगा, ठीक। लेकिन जब ब्रेक दिया जाएगा, यानी कि बाहरी बल ब्रेक है लगा दिया जाएगा, तो वो अपना अवस्था चेंज कर लेगा, यानी कि रुक जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग समझिएगा। तो चलती बस अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुकना, देखिए ऐसे समझा जाता है। मान लो बस में बैठे हो, ठीक, बस के गति के कारण आप भी गति में हो, ठीक, लेकिन जब बस रुकी तो आपने आगे की ओर झुका। क्यों झुका पता है? क्योंकि आपने गति में रहना चाहा, ठीक, लेकिन बस ने आपको रोक दिया, तो आपका बॉडी क्या था, गति में था, इसलिए आगे की ओर गया, ठीक। द्वितीय नियम क्या है, तो संवेग का नियम, इसे लॉ ऑफ मोमेंटम कहा जाता है, संवेग का नियम। द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहा जाता है। इसी से बल का परिभाषा मिलता है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल यानी कि फोर्स बराबर ma, ठीक जी, बल का सूत्र है ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से मिलता है। यानी कि बल देखिए, आप जितना ज़्यादा द्रव्यमान और जितना अधिक त्वरण से आप बल लगाइएगा उतना ज़्यादा बल लगेगा, ठीक। आपका कोई भी, एक मिनट, हाँ आप समझते हैं। तो क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा द्रव्यमान और ज़्यादा त्वरण के साथ बल लगाइएगा तो बल ज़्यादा लगेगा, अगर कम त्वरण के साथ कम बल लगाइएगा तो कम बल लगेगा। जाहिर सी बात है, बस यही समझना है द्वितीय नियम से। तृतीय नियम क्या है, तो क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के रॉकेट का उड़ाना, बंदूक से गोली चलना और पीछे की ओर झटका लगना, ठीक। क्या होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया विपरीत प्रतिक्रिया, यानी
आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ठीक, आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, मान लो आप किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं, ठीक, तो वह वस्तु क्या करता है, वापस से वो भी आपको उतना ही बल से धक्का देता है, ठीक, जिसके कारण जब वो धक्का दे रहा है तभी नहीं ना आप उसे टेल पा रहे हैं, ठीक। तो यही न्यूटन का तृतीय गति का नियम कहता है कि आप जिस वस्तु पर बल लगा रहे हैं वापस से वो वस्तु भी आप पर बल लगाता है। जैसे रॉकेट का उड़ना ये क्या है, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। बंदूक से गोली चलना, ये भी न्यूटन के गति के नियम का तीसरा उदाहरण है। जब गोली चलता है तो पीछे की ओर क्या लगता है, झटका लगता है, ठीक। अब देखिए न्यूटन ने एक और नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक। न्यूटन ने एक और नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। बताया था उन्होंने कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उन्होंने क्या कहा, तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल, ठीक, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल G बराबर जो होता है m1 गुना m2 बटा r²। तो ये सूत्र कौन दिए, तो न्यूटन ने दिया, और इसी को गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है, ठीक। और यहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक जिसका मान होता है हेनरी कैवेंडिश ने मापा था, ठीक। हेनरी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है इसको कौन मापा था, तो हेनरी कैवेंडिश ने मापा था, ठीक। हेनरी कैवेंडिश गुरुत्वाकर्षण नियतांक कौन मापा था, तो हेनरी कैवेंडिश। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है G बराबर क्या होता है, उसका मान आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो 6 पॉइंट कितना, 2 बार 6 लिख दिए हैं, एक सेकेंड। G बराबर क्या हो जाएगा, 6.674 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg², ठीक। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ये मान होता है, ठीक। और इसको कौन मापा था, तो हेनरी कैवेंडिश ने मापा था, ठीक। हेनरी कैवेंडिश ने मापा था। चलो अब देखो, न्यूटन ने बताया कि सफ़ेद प्रकाश में 7 रंग होता है। तो प्रकाश के 7 रंग के बारे में कौन बताया था, तो न्यूटन ने ही बताया था। और इन्होंने परावर्तक दूरबीन का आविष्कार भी किया था। परावर्तक दूरबीन का आविष्कार पूछेगा तो कौन किया था, तो न्यूटन ने किया था। कणिका सिद्धांत कौन दिया था, तो प्रकाश के कणिका, प्रकाश एक कण है, ये कौन कहा था, न्यूटन ने कहा था। प्रकाश एक कण है, कौन कहा था, तो न्यूटन ने कहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर द्विफोकल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो आइए हम लोग लेंस को समझते हैं। अब देखिए निकट दृष्टि दोष, इसमें पास की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। निकट दृष्टि जिसको हो जाता है, यानी कि निकट की वस्तु दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, नहीं, उल्टा होता है। निकट की वस्तु दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। और इसमें नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और लेंस की वक्रता का बढ़ जाना और प्रतिबिंब रेटिना से आगे बन जाता है। देखिए यही चीज़ यहाँ पर समझना होता है। पूछ लेता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में नेत्र गोलक लंबा होता है या फिर छोटा होता है, तो इसमें नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, ठीक है। नेत्र गोलक लंबा, और लेंस की वक्रता क्या होता है, तो बढ़ जाता है। लेंस की वक्रता बढ़ जाता है और प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। जो प्रतिबिंब रेटिना के आगे रेटिना पर बनना चाहिए और रेटिना के आगे बनता है, ठीक। तो ये निकट दृष्टि दोष के लक्षण है। उपचार में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और यह प्रकाश की किरणों को फैलाकर प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर बनाता है, ठीक। क्या करता है, वापस से रेटिना पर बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, नेत्र गोलक लंबा हो जाना, लेंस का वक्रता बढ़ जाना और प्रतिबिंब का रेटिना के आगे बनना, ये सभी निकट दृष्टि दोष के लक्षण है। दूर दृष्टि दोष लक्षण, दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन पास की जैसे कि उल्टा होता है। इसमें
कारण क्या होता है कि नेत्र गोलक जस्ट उल्टा होगा, नेत्र गोलक उसमें बड़ा हो जाता था, यहाँ पर छोटा हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है, वहाँ पर क्या होता था, घट जाता था। और इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता था, उसमें आगे बनता था। निकट दृष्टि तो उसमें प्रतिबिंब आगे बनेगा रेटिना के, लेकिन दूर दृष्टि में पीछे बनेगा। और इसके उपचार में उत्तल लेंस, ठीक। और यह क्या करता है कि किरणों को अभिसरित करके क्या करता है, रेटिना को प्रतिबिंब पर केंद्रित करता है। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, इसमें बुढ़ापे के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति को पास और दूर दोनों की जगह देखने में दिक्कत होती है। तो जरा दृष्टि दोष में ये इसमें पास और दूर दोनों की जगह की वस्तु नहीं दिख पाता है। द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि ऊपरी हिस्सा में अवतल दूर के लिए और निचले हिस्सा में उत्तल पास के लिए होता है, ठीक। तो इसमें द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष में। अबिंदुकता, अबिंदुकता भी ये आंख से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है कि कर्निया की आकृति असमान होने के कारण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिख पाती। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो रेखा होता है ऐसे होता है, ठीक। तो ये देखने में क्या होता है कि स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है, तो कर्निया की आकृति असमान होने के कारण, कर्निया जो होता है आंख में, इसकी आकृति असमान हो जाती है, उसी के कारण ये प्रॉब्लम होती है। और इसके उपचार में मेनली पूछता है कि कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस, ठीक। बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प बनना, लोहे में जंग लगना, चीनी का पानी में घुलना। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, आप लोग सभी को पता होगा। जो वापस उसी अवस्था में आ जाए वो भौतिक परिवर्तन, और जो वापस से उस अवस्था में नहीं आएगा तो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो कौन इसमें वापस उसी अवस्था में आ जाएगा, क्या बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प बनना, लोहे में जंग लगना, चीनी का पानी में घुलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहे में जंग लगना, ठीक है। लोहे में एक बार जंग लग जाएगा तो वापस से उसे लोहा नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन बर्फ जब पिघल जाएगा तो वापस से उसे बर्फ बनाया जा सकता है। लेकिन पानी जब वाष्प बन जाएगा तो उसे वापस से पानी बनाया जा सकता है। चीनी भी पानी में घुल जाएगा तो उसे वापस से चीनी बनाया जा सकता है। आइए हम लोग समझते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन जो होता है यह एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन है जिसमें कि पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे कि आकार, अवस्था, रंग में बदलाव होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, तो आकार, अवस्था और रंग, आकार, अवस्था और रंग में परिवर्तन होता है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। यह आमतौर पर उत्कर्मणीय होता है और मूल पदार्थ वापस मिल सकता है। जैसा कि मैंने बताया, यह मतलब कि जैसे बर्फ से पानी बना है तो वापस से बर्फ बन सकता है, नया पदार्थ। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना या पानी का उबलना। बर्फ का पिघलना या पानी का उबलना क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। और चीनी या नमक का पानी में घुलना, चीनी या नमक का पानी में घुलना, कांच का टूटना, लोहे का चुंबक बनाना, लोहे का चुंबक बनाना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबक बनाना, कांच का टूटना, चीनी या नमक में पानी में घुलना, बर्फ का पिघलना। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो यह एक अस्थायी परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव होता है और एक नया पदार्थ बनता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है जिसमें कि पदार्थ के रासायनिक गुण में बदलाव होता है और नया पदार्थ बनता है। यह अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक। यानी कि मूल पदार्थ वापस नहीं मिल सकते हैं, इसमें हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। कागज या लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचाना रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सभी उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उदाहरण आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत के किस शहर को सबसे पहले यूनेस्को विश्व धरोहर शहर में का दर्जा मिला। भारत के किस शहर को सबसे पहले यूनेस्को विश्व धरोहर शहर का दर्जा मिला। जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई या फिर वाराणसी। तो सबसे पहले यूनेस्को विश्व धरोहर शहर का जो दर्जा मिला था ये अहमदाबाद को मिला था, ठीक। भारत के अहमदाबाद शहर को सबसे पहले यूनेस्को विश्व धरोहर शहर का दर्जा मिला था। अब देखिए यूनेस्को आया है तो अब यूनेस्को साइट हम लोग देख लेते हैं। यूनेस्को साइट देखिए, महाराष्ट्र के यूनेस्को साइट अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी, महाराष्ट्र टर्मिनल, मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल, मराठा का सैन्य परिदृश्य जो कि 44वां हाल ही में इसको जोड़ा गया है, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, मराठा सैन्य परिदृश्य।
तो अजंता एलिफेंटा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई का विक्टोरियन और मराठा का सैन्य परिदृश्य, ये सभी महाराष्ट्र के हैं। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, चराई देव मोइदम जो कि 43वां 2024 में जोड़ा गया था, तो ये तीनों है काजीरंगा, मानस, चराई देव, मोइदम। कर्नाटक के हम्पी के स्मारक, पट्टाडक्कल के स्मारक, होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो 2023 में जोड़ा गया था, और पश्चिमी घाट। राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर जयपुर, राजस्थान के पहाड़ी किले और जयपुर शहर। मध्य प्रदेश खजुराहो का स्मारक, सांची के बौद्ध स्तूप और भीमबेटका का रॉक शेल्टर। उत्तर प्रदेश के आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। गुजरात के चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, रानी का वाव, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर धौलावीरा। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, रानी का वाव, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर धौलावीरा। पश्चिम बंगाल सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे, शांति निकेतन 2023। तमिलनाडु महाबलीपुरम के स्मारक, महान जीवित चोल मंदिर, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। बिहार नालंदा बिहार का पुरातत्व स्थल, महाबोधि मंदिर परिषद। सिक्किम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल। काजीरंगा भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल, मिश्रित मतलब कि यह प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है, ठीक। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। दिल्ली हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर, ये सभी दिल्ली के यूनेस्को साइट हैं। तो सभी राज्यों के यूनेस्को साइट आप लोग का क्लियर करवा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 1 दिसंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो आइए हम सभी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग देखते हैं। जैसे 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। ये सभी इंपॉर्टेंट दिवस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन? यूएन का मुख्यालय बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है, ठीक। चलो अब सभी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनका मुख्यालय देख लेते हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ पहले देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी प्रमुख अंग हैं उनका स्थापना दिवस और मुख्यालय देख लेते हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव हैं, ठीक। एंटोनियो गुटेरस महासचिव। एंटोनियो गुटेरस इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग करंट के हिसाब से ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ देखिए यूएन के जितने भी अंग हैं सब में लगभग यूएन रहता है, किसी किसी में नहीं रहता, ठीक। तो 1946 में इसका गठन हुआ था और इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। और ये इसके जो प्रमुख हैं कैथरीन रसेल है। प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय जो इसका स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और इसके जो प्रमुख हैं ऑड्रे अजोले हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना हुआ था 1948 में। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस क्या है? तो इसके
प्रमुख हैं। ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका स्थापना 1919 में हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और गिलबर्ट होंगबो इसके क्या है, तो प्रमुख हैं। अब देखिए दूसरा है आर्थिक एवं वित्तीय संगठन। आर्थिक और वित्तीय संगठन के स्थापना और मुख्यालय देखते हैं। तो देखिए विश्व बैंक की स्थापना हुआ था 1944 में। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अजय बंगा इसके हेड हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। ठीक। और क्रिस्टलिना जर्जिवा इसके प्रमुख हैं। WTO जिसे कि विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका स्थापना 1995 में हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और नागोजी ओकोंजो इवेला इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट है ADB यानी कि एशियाई विश्व बैंक, इसका स्थापना हुआ था 1966 में। मनीला फिलीपींस इसका मुख्यालय है। और मास्तगुसुगु असाकावा इसके प्रमुख हैं। अब जो है ये प्रमुख क्षेत्रीय एवं सुरक्षा गठबंधन, जैसे कि ये सभी गठबंधन है, कई देशों ने जुड़कर मिलकर क्या बना है, अपना गठबंधन बनाया है। जैसे कि नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और ये 2024 में स्वीडन इसका 32वां सदस्य, मेन इसमें पूछ लेता है, जो करंट में सदस्य जुड़ा रहता है, सबसे नया सदस्य वो पूछ लेता है। तो 2024 में स्वीडन इसका 32वां सदस्य बना है। ठीक। वर्तमान महासचिव इसके मार्क रूटे हैं। ब्रिक्स जो है, इसमें हाल ही में नया सदस्य कौन बना है, तो मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE। ब्रिक्स इथोपिया और ईरान UAE शामिल हुए हैं। और 2026 की अध्यक्षता के संबंध में ये, मतलब कि 2026 के जो अध्यक्षता हुआ था उसी में ये सभी शामिल हुए थे। ठीक। अब देखिए आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया जकार्ता। और इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल है। ठीक। इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। और भारत इसका सदस्य है। ठीक। सार्क जो है, सार्क का सदस्य भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का स्थापना किस तिथि को की गई। नीति आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 15 जनवरी 2014 या फिर 26 जनवरी 2015। तो नीति आयोग का स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक। तो आइए नीति आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए नीति आयोग का पूरा नाम पूछेगा तो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली हो जाएगा। और ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। और यह एक गैर संवैधानिक, पूछेगा कि ये जो नीति आयोग है ये कैसा निकाय है, तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। और ये भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। इसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। आइए इसके संरचना को हम लोग समझते हैं। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं योजना आयोग की तरह ही प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो जिस समय का नीति आयोग होगा उस समय जो प्रधानमंत्री होंगे वो अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन होता है, तो अभी जो उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन बेरी है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्हें प्राप्त होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है, तो श्रीमती निधि छिब्बर। ये फरवरी 2024 में BBR सुब्रमण्यम का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये पदभार संभाला था। अभी कौन है, तो श्रीमती निधि छिब्बर। अब देखिए शासी परिषद, यानी कि इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। तो ये जो शासी परिषद है ये नीति आयोग का ही भाग है। इसमें क्या होता है कि सभी राज्यों का मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। अब देखिए इसका प्रमुख उद्देश्य और कार्य को समझते हैं। प्रमुख उद्देश्य और कार्य, सहकारी संघवाद, ये राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का साझा दृष्टिकोण विकसित करता है। ठीक। यह क्या करता है, तो राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं और साझा दृष्टिकोण विकसित करता है। बॉटम अप दृष्टिकोण, यह ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाना और उन्हें सरकार के उच्च स्तरों तक पहुंचाना इसका कार्य है। क्या है, तो बॉटम अप दृष्टिकोण के तहत ये ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाता है। ठीक। और उन्हें सरकार के उच्च स्तरों तक पहुंचाता है। सतत विकास लक्ष्य, भारत में सतत विकास लक्ष्य को लागू करने और उनकी निगरानी करने वाली नोडल एजेंसी से कहा जाता है। ठीक। सतत विकास जिसे SDG कहा जाता है, इसको लागू करने और उस पर निगरानी करने वाली इसे नोडल एजेंसी कहा जाता है। नवाचार, अटल इनोवेशन मिशन जो है के माध्यम से देश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देना। इसका कार्य ये भी है कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये देश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देना।
तो हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अभी 20 क्वेश्चन ही मतलब ला रहे हैं, कोशिश करेंगे कि और बढ़ाएँगे। अगर आप लोग बोलेंगे कि और क्वेश्चन लाइए तो और इसमें ऐड कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलें। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।